बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भाग में हमने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि और इस विद्रोह का प्रसार उत्तर भारत में किस प्रकार हुआ, इन सब के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा की। अब जनता का नज़रिया अंग्रेजी शासन को लेकर क्या था, इसे हम दो स्रोतों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये स्रोत क्या थे और इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये स्रोत प्राथमिक स्रोत हैं जिन्हें उस समय के लोगों द्वारा संस्मरण के रूप में लिखा गया और अब इन्हें आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। पहला स्रोत 84 नियमों की सूची के अंतर्गत विष्णु भट्ट और सिपाहियों के बीच का वार्तालाप है। दूसरे स्रोत के पात्र सीताराम पांडे, अंग्रेजी सेना के सिपाही जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपने संस्मरण लिखे। आप इन संस्मरणों का अध्ययन कर मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। और मेरा प्रश्न ये है कि विष्णु भट्ट और सीताराम पांडे के अनुसार लोगों के दिमाग की मुख्य चिंताएं कौन सी थी। तो चलिए आज के दूसरे और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार कंपनी ने संपूर्ण उत्तर भारत में फैले इस विद्रोह का दमन किया और भविष्य में भारतीय राज्य, रजवाड़े, जनता और जमींदार आदि के लिए क्या नियम बनाए गए। और साथ ही विभिन्न इतिहासकारों द्वारा 1857 के विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप संबंधी क्या मत दिए। जब उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरू हुई इस लड़ाई में देसी राज्यों, रजवाड़ों, जमींदारों, जनता और किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो इससे अंग्रेज़ी सेना कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन इस उथल पुथल के बावजूद कंपनी ने हार नहीं मानी और ब्रिटिश फौज ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया और विद्रोहियों को सज़ा देने के लिए अनेक प्रकार के नियम भी बनाए गए। इसी क्रम में अंग्रेज़ों ने जॉन निकलसन और विलियम हडसन के नेतृत्व में एक सेना दिल्ली भेजी, जिन्होंने सर्वप्रथम 20 सितंबर 1857 को एक लंबी लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चूँकि दिल्ली ही विद्रोहियों की एकमात्र आशा थी, तो दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार होते ही विद्रोह की कमर टूट गई और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और आजीवन कारावास की सज़ा भी दी गई। अक्टूबर 1858 को बहादुर शाह को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ हमेशा के लिए रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन सिर्फ दिल्ली पर अधिकार करने से विद्रोह अभी शांत नहीं हुआ था। सर कॉलिन कैंपबेल ने दिसंबर 1857 में कानपुर पर अधिकार कर लिया। कानपुर में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होने पर नाना साहिब नेपाल चले गए। मार्च 1858 में सर कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर कब्जा कर लिया। लखनऊ पर अधिकार करने के बाद कैंपबेल ने बरेली और फैज़ाबाद को भी अपने कब्जे में ले लिया। इधर झांसी की रानी कर्नल यूरोज के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए शहीद हो गई। जनरल यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। इसी बीच तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में किसानों और आदिवासियों की सहायता से अंग्रेज़ों के साथ अप्रैल 1859 तक छापामार युद्ध करते रहे, लेकिन एक जमींदार द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण वो अंग्रेज़ों द्वारा मारे गए। अब 1857 से 1862 के मध्य क्रांति से संबंधित घटनाओं के
घटनाक्रम को हम एक बार पुनः समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार किया, तो वहीं दिसंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने कानपुर पर अधिकार किया। मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर अधिकार किया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई रणभूमि में शहीद हो गईं। 1859 में अंग्रेज़ों ने तात्या टोपे की हत्या कर दी और 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई। अंग्रेज़ों ने शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने जमींदारों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाया, भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान किया। एक ऑडियो के माध्यम से हम अंग्रेज़ों की मंशा को समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों ने किसानों के संग्राम में कुछ चापलूस जमींदारों का सहारा लिया। हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को विद्रोहियों का साथ छोड़ना होगा। अब आप भी हमारा इस रिवोल्ट को खत्म करने में साथ दें। ठीक है, अगर आप हमारी जमीनें लौटाते हैं तो हम विद्रोही किसानों और सिपाहियों का साथ नहीं देंगे। हाँ ठीक है, आज से हम आपके साथ हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो कुछ समझ में आया बच्चों? इसके बावजूद अनेक राजाओं, सिपाहियों और विद्रोहियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जीत हुई। अब हम मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजी सेना ने विद्रोह के केंद्रों पर अपना अधिकार किया। सर्वप्रथम दिल्ली पर जॉन निकलसन और विलियम हडसन ने अधिकार किया। कानपुर और लखनऊ पर सर कॉलिन कैंपबेल ने, तो झांसी में जनरल यूरोज ने विद्रोह का दमन किया। बरेली और फैजाबाद पर भी सर कॉलिन कैंपबेल ने अपना अधिकार किया। अब पुनः अंग्रेज़ों ने इस देश पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब अंग्रेज़ों को ये विश्वास हो चुका था कि पुरानी नीतियों के सहारे इस देश को नहीं चलाया जा सकता। तो अंग्रेज़ों द्वारा किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए, जिससे भारत का शासन बेहतर तरीके से चलाया जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। अब भारत के शासन संबंधी मामले भारत मंत्री को सौंप दिए। इस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और उसे क्राउन का प्रतिनिधि घोषित किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। देश के शासकों को उनके अधिकार पुनः लौटा दिए गए, जैसे भूमि संबंधी अधिकार, राज्यों के वंशज संबंधी अधिकार और गोद लेने की प्रथा आदि। ब्रिटिश सरकार उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये भरोसा भी देशी राज्यों को दिलाया गया। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर
यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत के सैनिकों के स्थान पर अब सेना में गोरखा, सिख और पठान सैनिकों को भर्ती किए जाएंगे। अंग्रेजी सरकार अब भारतीय सामाजिक रीति रिवाज, धर्म और परंपराओं का सम्मान करेगी। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि सरकार का मानना था कि विद्रोह मुसलमानों ने शुरू किया। भूस्वामियों और जमींदारों की जमीन की रक्षा हेतु नई नीतियां बनाई गईं। इस प्रकार 1857 के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक नवीन अध्याय प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप की। कुछ इतिहासकार इस घटनाक्रम को यानी कि 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू और मुस्लिम का ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है, परंतु 20वीं शताब्दी के इतिहास लेखन में इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा गया, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सत्तावन की ये क्रांति दो सभ्यताओं के बीच का टकराव थी। ये ऐसा टकराव था जिसके कारण समाज के सभी वर्गों में ब्रिटिश कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह फैला। भारतीयों के मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि ब्रिटिश राज भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंत करके ही दम लेगा। इन्हीं भावनाओं के कारण भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की लहर दौड़ गई और इसी लहर को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है। इसी समय राष्ट्रवादी विचारधारा भी कला और साहित्य के माध्यम से लोगों के सम्मुख मुखर हो रही थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के नायकों को मातृभूमि के लिए लड़ने वाले सूरवीरों की संज्ञा दी। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी वो झांसी वाली रानी थी, जो अन्याय और विदेशी शासन की विरोधी थी। तो बच्चों, आज के इस भाग में हमने यह जाना कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत के दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी आदि स्थानों पर विद्रोह का दमन कर एवं उससे जुड़े नेताओं का दमन कर भारत में पुनः ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना की। साथ ही हमने भारत शासन अधिनियम 1858 के मुख्य बिंदुओं की भी चर्चा की और इसी अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया और अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों में परिवर्तन कर भारतीय जनता और देशी राज्यों को थोड़ी राहत दी। तो चलिए आज के गृहकार्य की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करें और आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। दूसरा प्रश्न, खुर्दा संग्राम केस स्टडी के अंतर्गत पाइक कौन थे और उनकी समस्याएं क्या थी। खुर्दा केस स्टडी को आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आप मेरे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न इन दोनों पर प्रोजेक्ट वर्क और परियोजना कार्य बनाकर अपने शिक्षक को दिखा सकते हैं।
अब मेरा तीसरा प्रश्न, 1857 की क्रांति के परिणामों की व्याख्या करें। चौथा और अंतिम प्रश्न, 1857 की क्रांति से संबंधित स्थानों को राजनैतिक मानचित्र पर अंकित करें। इसमें दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली और झांसी, इन स्थानों को मानचित्र पर अंकित करने के बाद अपने शिक्षक को दिखाएं। धन्यवाद।